नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंध गए हैं और मुंबई के पाली हिल स्थित घर पर वास्तु अपार्टमेंट में दोनों ने पंजाबी रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। और इससे पहले कपल की हल्दी, चूड़ा सेरेमनी और कुल देवता की पूजा जैसी सभी रस्में हुई थीं, जिसमें दोनों के फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड और कुछ सेलेब्स भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वास्तु अपार्टमेंट मुंबई में एक दूसरे के रणबीर और आलिया हो चुके हैं और शादी के बंधन में दोनों अब बंध चुके हैं। तो दोनों की शादी को लेकर के चर्चाएं एक लंबे समय से चल रही थीं और ये माना जा रहा था। ये 3 तस्वीरें भी आप दिख रहे हैं, शादी के बाद की ये पहली तस्वीर है जो कि अब सोशल मीडिया पर और मीडिया के सामने अब आ चुकी है। शादी के बाद की ये पहली तस्वीर और उसके बाद दूसरी तस्वीर के जरिए आप दिख रहे हैं एक दूजे के साथ, क्योंकि लंबे समय से चर्चाएं दोनों के साथ आने की, शादी करने की चल रही थी। लेकिन ऐसे में अचानक से गुपचुप तरीके से, जिस तरीके से दोनों ने शादी की है, शादी के बंधन में बंध चुके हैं, उसके बाद की अब ये तस्वीरें हैं। वहीं उसी के बाद जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट को गोद में उठा करके वो लेकर के जाते हैं और ये नए कपल की शादी की ये तस्वीरें हैं और पंजाबी रीति रिवाज के साथ शादी के बंधन में दोनों बंधे। तो पंजाबी रीति रिवाज के साथ ये शादी होती है, एक दूसरे के साथ वो 7 जन्मों के लिए बंधन में बंध जाते हैं। और शादी के बंधन में जब वो बंध गए हैं, दरअसल वास्तु अपार्टमेंट में दोनों की शादी होती है और ज़्यादा कुछ लोगों को न्योता नहीं दिया जाता है। ग्रैंड जिस तरीके से वेडिंग होती है वैसा कुछ नज़र नहीं आता है। बहुत गुपचुप तरीके से और शांति के साथ जो शादी है वो की जाती है। और आप देख रहे हैं पंजाबी रीति रिवाज के साथ ये शादी होती है। कुछ चुनिंदा लोग जो कि इस शादी का हिस्सा बनते हैं, इस शादी का गवाह बनते हैं। वास्तु अपार्टमेंट में दोनों की शादी होती है। ये बताया जाता है कि मुंबई में वास्तु अपार्टमेंट जो कि रणबीर कपूर का फ्लैट है, जहां पर रणबीर कपूर रहते हैं, वास्तु अपार्टमेंट में ही दोनों शादी के बंधन में बनते हैं। दरअसल रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो ऐसे में उनकी एक फ़ोटो लगा करके ज़रूर उनका आशीर्वाद लिया गया था। और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि नीतू जो हैं, उनकी मदर, वो भी इस दौरान मौजूद रहती हैं। और शादी को लेकर के एक लंबे समय से जो इंतज़ार किया जा रहा था, वो जो जितने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के फैंस हैं, जो कि एक लंबे समय से इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे थे कि कब दोनों की शादी होगी, क्योंकि चर्चाएं एक लंबे समय से चल रही थी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को साथ कई बार स्पॉट किया गया था, देखा गया था, लेकिन चर्चाएं सिर्फ इस बात को लेकर के थी कि शादी के बंधन में क्या बनने जा रहे हैं, क्या ऑफिशियल किसी तरीके से स्टेटमेंट, क्योंकि इससे पहले तक कोई ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। सिर्फ दोनों को एक साथ स्पॉट किया जाता था और इसी के आधार पर कई तरीके की जानकारियां मिलती थीं और ये माना जाता था कि शायद दोनों जो हैं आगे शादी के बंधन में बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये कुछ ही समय के अंदर ये जो जानकारी मिलती है कि दोनों अब शादी के बंधन में बन चुके हैं। और ऐसी कोई तस्वीर भी सामने नहीं आती है जब शादी पूरी हो जाती है, पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न होता है, उसके बाद कहीं जा कर के उनकी जो वीडियो है या उनकी जो फोटो है वो सामने आती है, वायरल होती है। अब ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये शादी के बाद की वो पहली वीडियो है, वो पहली फोटो है जब दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और उसके बाद पब्लिकली सबके सामने आकर के वो ये अनाउंस भी करते हैं, दिखाते भी हैं कि वो अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं। तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जो कि अब 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो चुके हैं। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का गोरखपुर से। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है और गोरखपुर से बड़ी खबर, रिहायशी इलाके में अचानक से आग लग गई है। और रिहायशी इलाके में आग लगी है, एक मकान में भीषण आग लग गई है। कारण क्या रहे हैं वो अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन हटी माही मंदिर के पास ये आग लगी है और आग की चपेट में एक कार भी आ चुकी है।
तो ये आग बहुत तेजी के साथ बढ़ती है और इसकी चपेट में अब एक कार भी आ चुकी है। 4 से 5 साइकिल जल करके खाक हो चुकी हैं और एक कार भी इसकी चपेट में आ चुकी है। गोरखपुर से बड़ी जानकारी, तस्वीर भी आप देख रहे हैं। रिहायशी इलाके में अचानक से ये आग लग जाती है और आग की चपेट में आने से एक कार भी जल जाती है। ये आप देख रहे हैं, आप इस मकान में जो कार खड़ी हुई थी वो भी इसकी चपेट में आ जाती है। हटीमाही मंदिर के पास ये अचानक से आग लग गई है और आग की चपेट में आने से कार भी पूरी तरीके से जल गई है। इसमें जो इस जगह पर रखा हुआ सामान था, इस मकान में रखा हुआ जो सामान जलकर राख हो चुका है। रिहायशी इलाके में जैसे ही आग लगने की जानकारी मिलती है तुरंत ही आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, काले धुएं का गुबार अचानक से उठता हुआ बहुत तेजी के साथ नजर आता है। हालांकि आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जाती है। सुशील कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, रिहायशी इलाके में एक मकान के अंदर आग लगती है, कार इसकी चपेट में आ चुकी है, घर का जो सामान है वो भी जलकर राख हो चुका है। कैसे आग लगी है, कारण स्पष्ट हो रहे हैं? देखिए शुभेंद्र, ये कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है जहां पे हट्टीमय रोड के ठीक बगल में रिहायशी कॉलोनी है और उसमें एक रिहायशी घर में आग लग गई है। चूंकि वो हॉस्टल की तरह था, ऊपर 2 जानवर बने थे और बाकी ऊपर सेकंड और थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे जो है बच्चे थे और नीचे जो है बेसमेंट के पास जो है 4 पहिया वाहन खड़ी थी और 4-5 साइकिलें थी। उन सभी में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण तो अभी नहीं पता चल सका है, लेकिन आग इतना भीषण था कि बाहर तक सिर्फ आवाजें आ रही थी और पूरे इलाके में केवल धुएं की जो है शक्ल में लोगों को नजर आ रहा था। और ऐसे में तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। मौके पे कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और फायर ब्रिगेड के जो सीईओ है वो खुद जो है पूरे जो है अपने इंस्ट्रूमेंट पहन करके और बाकायदे ऑक्सीजन पहन करके वो अंदर घुसे और जो है वो 2 जानवरों को किसी तरीके से बचा के बाहर लाए और बाकी जो ऊपर वो बच्चे फंसे थे उन्हें भी रेस्क्यू करके बाहर लाया गया। और साथ ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पे पहुंच करके किसी तरीके से आग पर वो काबू पाई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो लगातार आग को इधर उधर से पानी डाल करके बुझाने की कोशिश कर रही है ताकि कहीं भी किसी तरह की चिंगारी न रह जाए, ताकि कोई घटना बड़ी होने से कितना समय बीत चुका है सुशील, इस आग पर काबू पाने के लिए कितनी देर से कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ अभी तक नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है और कितने लोग इस दौरान जब घर में आग लगती है कितने लोग मौजूद रहते हैं? देखिए शुभेंदु, आग लगने के बाद जो है तत्काल जो है अंदर एक जो 4 पहिया वाहन थी वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई और 4 से 5 जो है साइकिल थी वो जल करके राख हो गई पूरी तरीके से। और निश्चित रूप से ऊपर जो लोग बच्चे थे, जो हॉस्टल था वो सीधे ऊपर एकदम टॉप फ्लोर पे जो है छत पे चले गए, इसलिए वो कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई। और यानी कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है और बड़ी मशक्कत के साथ दमकल विभाग की टीम इस पर जुटी हुई है। सुशील, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर है जहां पर गोसाईगंज में 7 लोगों को कुचलने का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी आशीष यादव को पुलिस ने पकड़ा और आशीष यादव ने तेज रफ्तार कार लोगों को उस दौरान कुचल दिया था। ये पूरा मामला सामने आया था और सीसीटीवी कैमरे के जरिए ये तस्वीरें भी कैद हो चुकी हैं। और अब मुख्य आरोपी को, दरअसल आशीष यादव ने तेज रफ्तार कार से लोगों को कुचला था और बकायदा इसमें कई लोग जो कि सड़क पर मौजूद थे, लेकिन उस दौरान अचानक से तेज रफ्तार में कार आती है और लोगों को रौंदते हुए चली जाती है। जय शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जय, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है? क्योंकि एक तेज रफ्तार कार बड़ी तेजी के साथ आती है और अचानक से कई लोगों को कुचलते हुए निकल जाती है। क्या अभी तक इस पर कोई जानकारी मिल पा रही है? कौन है शख्स? क्या इस पर एक्शन हुआ है? बिल्कुल, आपको बता दें ये पूरा मामला राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज का है, जहां पर कल देर रात स्वयंवर गेस्ट हाउस है, जहां पर एक तिलक समारोह था। उस तिलक समारोह में कुछ लोग पहुंचे हुए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष आपस में उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई और जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ी है, दोनों पक्ष आपस में पुरानी रंजिश के चलते वहां पर कुछ वाद विवाद हुआ, जिसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं। आपस में कुछ मारपीट भी होती है। हालांकि लोगों ने समझाने की कोशिश की, जिसके बाद जो आरोपी, मुख्य आरोपी है आशीष यादव, वो बताया जाता है कि वो अपनी कार से निकला और जो लोग वहां पर खड़े हुए थे, जो बीच बचाव करने के लिए लोग वहां पर मौजूद थे, उनके ऊपर से अचानक से कार चढ़ाता हुआ और वहां से भाग जाता है।
जिसके बाद आपको बता दें करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिसमें से एक की बाद में मौत हो जाती है। हालांकि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता, मेदांता हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। इसको लेकर के पुलिस में तहरीर दी जाती है। उसके बाद करीब जो 6 लोग हैं नामजद इसमें एफआईआर की जाती है। वहीं करीब 6 लोग ही अज्ञात में एफआईआर दर्ज की जाती है, जिनमें संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती है। 307 और 302 सहित तमाम धाराएं हैं जिसमें मुकदमा दर्ज किया जाता है। हालांकि उसमें से एक शख्स को वहां जो भीड़ मौजूद थी, जिसको भोले बताया जा रहा है, उसको भीड़ ने पकड़ लिया और पकड़ के उसको पुलिस के हवाले कर दिया। जिसके बाद जो मुख्य आरोपी था उसको भी पुलिस काफी सघनता से तलाश कर रही थी। पुलिस को कामयाबी भी मिली और आशीष यादव को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। और इसकी जानकारी यही है कि आरोपी आशीष यादव जो कि इसमें मुख्य आरोपी माना जा रहा है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम जो कि अब आशीष यादव तक पहुंच चुकी है। खैर, बहुत शुक्रिया जय शुक्ला इस पर जानकारी के लिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं। यूपी में भी अब अजान का मामला गरमाने लगा है। अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठनों ने प्रमुख 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने का ऐलान कर दिया था। आज अलीगढ़ के कुंदन नगर में लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जिला प्रशासन से इजाजत नहीं मिलने के बाद भी अलीगढ़ में लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहित गुप्ता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, लाउड स्पीकर विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और इसकी आग बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। माना जा रहा है कि लाउड स्पीकर से अब सियासी शोर ज्यादा हो रहा है। असल मायने में तस्वीरें क्या हैं? और वाराणसी से जैसा कि सुधीर सिंह एक शख्स जो कि लाउड स्पीकर लगाने के लिए आगे आते हैं, अलीगढ़ से भी कुछ ऐसी जानकारी? देखिए, बिल्कुल शुभेंदु, इसमें कोई दुराई नहीं है कि महाराष्ट्र से चलकर अब ये अजान वाला मामला अलीगढ़ तक आ गया है। मामला यही है कि जिस तरीके से हिंदूवादी छात्र यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कल जो सीटू चौधरी उन्होंने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा था, उसमें यही कहा था कि हम अलीगढ़ के 21 प्रसिद्ध चौराहों पर हमारे लाउड स्पीकर लगवाए जाए जिसमें हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हालांकि एडीएम प्रशासन ने एडीएम सिटी द्वारा उनको परमिशन नहीं दी, लेकिन उनके ज्ञापन को बाकायदा रख लिया गया। उन्होंने यही बोला था कि हम आगे विचार विमर्श करने के बाद में इस पर कोई भी संज्ञान लेंगे। लेकिन आज थाना गांधी पार्क के कुंदन नगर में जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं शिवम तिवारी, उनके द्वारा आज लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। यानी कि साफ तौर से कहा जाता है कहीं ना कहीं अजान का मामला है अब राजनीतिक गलियारों में चमकने लगा। यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र अब लाउड स्पीकर लगाकर वो अजान माफ कीजिएगा हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। उनका मानना यही है कि जिस तरीके से अजान यानी कि मस्जिदों में 4-5 स्पीकर लगाकर अजान लगातार हो रही है, इसीलिए हम सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। शुभेंद्र, ये मामला नया नहीं है। चुनाव से पहले भी हमने देखा था कि जिस तरीके से हिंदूवादी छात्र या हिंदूवादी जितने भी नेता थे वो रोड पर आके बाकायदा हिंदू मंदिरों में जाके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। हालांकि चुनाव आ गए, कुछ दिनों के लिए मामला ये थम गया था, लेकिन अब जैसे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के द्वारा ये विवाद बयान दिया गया कि जिसमें कि अजान को लेकर उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि जो हाईकोर्ट की रूलिंग है जिसमें कि आप ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, आप अपने अपने स्पीकरों को नीचे उतार रहे हैं। इसी क्रम में जो हिंदूवादी छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो नेता हैं उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण अगर हिंदुओं के मंदिर और मस्जिद के साउंडों से होगा तो जाहिर सी बात है मस्जिद पर जो लगी भाई लाउड स्पीकर है उनसे भी लिहाजा या तो उनको उतारा जाए, अदरवाइज अगर वो लोग नहीं उतारते, क्योंकि जिस तरीके से अब रमजान भी चल रहे हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ी जा रही है, तो लगातार जो ध्वनि प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। इसी मांग को लेकर हिंदूवादी छात्र एडीएम सिटी के आए, ज्ञापन भी सोचा। ज्ञापन न एडीएम संज्ञान ने अभी तो उनको कोई परमिशन नहीं दिया, लेकिन बावजूद इसके जो एबीवीपी के छात्र हैं अब वो हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर लगा कर रहे हैं। शुभेंद्र, बिल्कुल। और मनसा प्रमुख राज ठाकरे जो कि एक चेतावनी भी देते हैं 3 तारीख जब से रमजान का जो तारीख है वो जो है उस तक लाउड स्पीकर उतारना ये बड़ा जरूरी है। खैर मोहित, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी इसी तरीके से ये जो तैयारियां हैं लाउड स्पीकर के साथ की जाती हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा थाने में बयान दर्ज कराने आई एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और पुलिस कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगा है। जबरदस्ती बयान बदलने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस पर दूसरे पक्ष पर रिश्वत लेने का भी आरोप है। वहीं दादरी में 2 दिन पहले हत्या के मामले में बयान दर्ज होना था। दादरी कोतवाली का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वीडियो भेजूंगा बनाकर मैं रुको, वीडियो भेजूंगा बनाकर मैं।
नोएडा में फिर से कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना फिर से छोटे बच्चों को चपेट में ले रहा है। नोएडा में पिछले 24 घंटों में 15 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और एक हफ्ते के अंदर स्कूल में पढ़ने वाले 38 बच्चे कोविड की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। संक्रमित हुए बच्चों के लिए सरकारी अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाया गया है। कोरोना ने चौथी लहर की दस्तक दे दी है और इस कोरोना लहर में जो बच्चे हैं वो जाने लगे और बच्चों के लिए जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, इंडिया न्यूज आज ग्राउंड पर मौजूद है। हम एक बिसरक जो हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा वहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं हमारे ठीक सामने ये बच्चा कोविड वार्ड है, यानी जो बच्चा कोरोना संक्रमित पाया जाएगा उसको यहाँ पर एडमिट कराया जाएगा। साफ साफ अंदर हम चलते हैं, अंदर का नज़ारा दिखाते हैं किस तरीके से अंदर का माहौल है और अंदर क्या है आखिर बच्चों के लिए विशेषताएं। आप देख सकते हैं जो बेड हैं जो कि वेंटिलेटर से ज़्यादा जैसे ऑक्सीजन हो गया और हर चीज़ यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशली अच्छी तरीके से यहाँ पर रखा गया और साथ साथ दीवारों पर आप देख सकते हैं और कार्टून भी है, यानी बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो दीवारों पर चस्पे किए कार्टून और देख सकते तमाम तरीके के यहाँ पर जो बच्चों का मनोबल बढ़ते हैं उसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ हैं वो जोरों चल रही है और डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, नर्स मौजूद, उनसे बातचीत करें आखिर बच्चों के कोरोना के चलते यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है। बच्चों के इलाज के दौरान अहम भूमिका निभाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्टाफ रेणुका जोसेफ है और जो मैं HSC डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। ये हमें इतनी अच्छे से ट्रेनिंग कराई गई है, यहाँ के लिए मॉक ड्रिल इतनी बार कराई गई है कि हर महीने मॉक ड्रिल होती है और जब भी कोई बच्चा आता है तो उसे बहुत जल्द से जल्द हम ट्रीटमेंट कर सकें और बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करा जाएगा। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल तेजी। आपका क्या नाम है? सीमा स्टाफ नर्स। सीमा जी, तैयारियाँ क्या हैं? हमारी पूरी तैयारियाँ हैं सर, पूरे कमरे में कार्टून लगा है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वेंटिलेटर भी लगा है, मॉनिटर भी लगा है, पूरी फुल तैयारी है, बारमेट भी लगा रखे हैं छोटे बच्चों के लिए सर। हमारी पूरी सारी ड्रग्स भी है, सिरप भी है छोटे बच्चों अच्छा, के लिए। ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सिखाया गया? सर ऑक्सीजन के लिए सिखाएगा, बच्चों को कैसे हम ट्रीट करेंगे इसके लिए सिखाया गया, कैसे अपने पास उनको लेकर अपना इलाज करा लें, माँ की कमियां ना हो, क्योंकि फैमिली तो रहेगी नहीं, अकेले बेबी हमारे पास रहेगा। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थी नर्स है और हालांकि तैयारियां हैं वो बिल्कुल हो चुकी हैं। जमीनी स्तर पर देख सकते हैं यहाँ से बच्चे लाए जाएंगे, ये जो प्रवेश द्वार है उसके बाद जो बेड हैं बिल्कुल साफ तौर से देखते, साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान दिया, यानी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा है जो कि बिसरक में ये अस्पताल बना हुआ है ये पूरी तरह से अलर्ट है। वहाँ पर चप्पे चप्पे में आके बच्चों की निगरानी के लिए कैमरे भी लगाए और साथ ही जो जगह जगह कार्टून है वो भी यहाँ बनाए गए हैं। गेटर रजत कुमार, इंडिया न्यूज। दिल्ली के नेहरू स्मारक म्यूजियम में तैयार हुआ अब तक के प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन का संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और उद्घाटन के साथ ही उन्होंने इस संग्रहालय का पहला टिकट भी खरीदा और अंदर प्रवेश किया। ये संग्रहालय दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम और लाइब्रेरी परिसर में बनाया गया है। दिल्ली में जिस 3 मूर्ति भवन की पहचान अब तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से थी वो आज के बाद प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। इस संग्रहालय में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री तक शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि नेहरू म्यूजियम को खत्म कर दिया गया इस प्रधानमंत्री म्यूजियम के चक्कर में। देखिए मुझे खुशी इस बात की है कि जिस सामूहिकता के जिस भाव से प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी और इस सोच को और इस संकल्प को बल दिया था कि देश के हर प्रधानमंत्री ने अपना योगदान दिया है इस लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने के लिए, आज वह सपना साकार हुआ है। इसका शिलान्यास करने का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे भी मौका मिला था और उसकी दिव्यता देखकर ये खाली एक म्यूजियम नहीं होगा, ये एक नॉलेज सेंटर होगा आने वाली युवा पीढ़ी के लिए कि किस तरह हर व्यक्ति ने, एक सामान्य परिवार से आए हुए लोग जो देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भारत के लोकतंत्र को किस तरह से मजबूत किया, भारत को विकास के मार्ग पर ले जाकर किस तरह से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच कि उन सभी देश के प्रधानमंत्रियों को हमें जो एक जगह पर
देश की युवा पीढ़ी के सामने, देश की आने वाली पीढ़ियों के सामने हमें दिखाना है, ताकि वो इससे प्रेरणा ले सके, इससे सीख सके और अपना योगदान भी इसको आगे ले जाने में कर सके। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि सारे पूर्व प्रधानमंत्री को एक ही जगह पर ला करके उनके कार्यों से दुनिया को अवगत कराया जाए, देश को अवगत कराया जाए। उनकी आज ये सोच पूरी हुई है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। बहराइच पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने जनपद में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। वहीं मौलानाओं की तरफ से एक खास पार्टी को छोड़कर दूसरा विकल्प चुनने की बात पर हमारे संवाददाता संजय मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा दिखाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी हमारे साथ में हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो पूरे प्रदेश को झकझोर रही है। सर, बरेली और बहराइच, ये दो जगहों से ऐसी आवाज उठ रही है कि एक विशेष पीछे कह रहे हैं कि अब हमें जो है वो किसी स्पेशल पार्टी की तरफ न जाकर के कुछ एक नया विकल्प चुनना होगा। यानी साहबुद्दीन जी भी बरेली से आज ही उन्होंने सुबह उन्होंने बयान दिया है, बहुत बड़े मौलाना है, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। क्या इस पर आपकी राय है? मैं तो यही कहूँगा कि राजनीति में जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं पड़नी चाहिए। अगर कुछ लोगों की बात समझ में आई है तो बहुत बेहतर बात है। राजनीति में काम के आधार पर वोट दिए, जो सरकार अच्छी चला सकता हो, जो बेहतर काम करता हो, जो देश के हित में, प्रदेश के हित में बेहतर हो, उससे वोट दिए। ये जो वोट बैंक की राजनीति है ना, इससे देश का भला नहीं हो सकता। तो वोट बैंक की राजनीति दे रहा है, दुरुस्त है। अगर उनके दिमाग में ये बात है तो काम के आधार पर वोट देना शुरू करें, अच्छी बात है। ये जो अभी हमने आवाज उठाई थी कि पशुपालन को लेकर के, जैसे जो आवारा पशु है उसको लेकर के क्या ये कोई नई स्ट्रेटजी आप लोग बना रहे हैं? देखिए, अभी 100 दिन का जो रोड मैप बताया गया है, प्रदेश सरकार ने बनाया। देखिए, ये प्रदेश का विषय, केंद्र सरकार इसमें मदद करती है, तो जो भी मदद होगी प्रदेश की हम करेंगे। 100 दिन का रोड मैप बनाया है हमने केंद्र की तरफ से भी। जैसे सेक्स सीमन या बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी जिनमें बच्चियां पैदा होंगी, तो सरकार काम कर रही है। समस्या बड़ी है, थोड़ा समय जरूर लगेगा। निश्चित तौर पे ये है केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अरे अफ्ताब भाई के बयान में उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी भी कीमत पे लोगों को जरूर ये सोचना चाहिए कि कोई भी विशेष ऐसी पार्टी जो उनका संरक्षण कर सकती है, कोई ऐसी पार्टी जो पूरे प्रदेश को चला सकती है, उसको चुनना चाहिए, न कि किसी विशेष हड़क तरफ लोगों को जाने की आवश्यकता है। संजय मिश्रा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।